बेटा लोग तो कैसे हो आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 का है। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 12 में हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें मैं एक दो 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 वीडियो शायद अपलोड मैंने कर दिया है, दो या तीन, शायद दो या तीन, तीन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है शायद, पता नहीं, आप देख लो। तो आज उसी के वीडियो को नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आया हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक कोई मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर होगा तो उस पर फोर्स लगता है। तो आज हम लोग बोलेंगे कि क्या सिर्फ मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि क्या सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब कोई एक वायर है, पतला सा तार है, इसमें करंट जा रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो क्या उसमें फोर्स लग सकता है। अगर लगेगा तो कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो अपना नोटबुक और पेन निकाल के लिख दो हेडिंग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। चलिए, यही हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, है ना। टॉपिक इज वेरी सिंपल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर मतलब कोई भी एक वायर है जिसका लेंथ बेटा आपको पता है L है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसको हम समथिंग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऐसे, इनटू द प्लेन है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा हम कैसे निकालेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने मिटा दिया बट आप समझ जाओगे टॉपिक क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका जो लेंथ है वो L है और इससे जो है I करंट पास कर रहा है, ऐसे समझो आप, I करंट जा रहा है। अब जिस डायरेक्शन में करंट I जाता है उसी डायरेक्शन में हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से vd से जा रहे हैं। तो एक सिंपल सा चीज हम एक कंसीडर करते हैं कि मान लो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज प्लस q है। अभी छोटा सा प्लस q चार्ज अगर vd वेलोसिटी से जा रहा है, एक ऐसे जगह पे है जहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b है। तो आपको पहले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था किसी भी एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज को हम कंसीडर करके जितने नंबर ऑफ चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा, मतलब टोटल फोर्स मिल जाएगा। और टोटल फोर्स चार्जेस पे लग रहा है और चार्जेस कहाँ फ्लो कर रहे हैं, वायर में फ्लो कर रहे हैं, मतलब वायर पे हमें फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि एक छोटे से चार्ज पे हम छोटा सा फोर्स निकालेंगे df, छोटा सा फोर्स कैसे निकालेंगे, q vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है क्रॉस b वेक्टर, इतना लग रहा है। हमें टोटल फोर्स चाहिए, हमें टोटल फोर्स हमें वायर पे चाहिए, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स हमें कैसे मिलेगा, ये छोटा सा जो हमको फोर्स मिला है इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें बड़ा फोर्स मिल जाएगा। ऐसे भी तरीका है, या फिर हम क्या बोलेंगे, एक छोटा सा फोर्स एक चार्ज की वजह से मिला, अगर हमको पता चल गया कि कितने नंबर में क्या है, कितने नंबर में चार्जेस हैं, Q वाला चार्ज कितने नंबर में है, वो अगर हमें पता चल गया n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इनटू एक सिंगल पे कितना फोर्स लग रहा है, Q Vd क्रॉस B। अब याद कीजिए आप थर्ड चैप्टर जहां पे आपको बताया गया था कि मान लो ये जो वायर है या जो भी ये कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। एक सिंपल सा रिलेशन वहां हम लोगों ने सीखा था, सिंपल सा रिलेशन हम लोगों ने वहां सीखा था, उसको चलो हम बाद में करते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा। ये स्मॉल n इस कंडक्टर का आपको गिवन है, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना नंबर है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे n
बाय भी, मतलब हम n इज इक्वल टू कैपिटल एन अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, तो स्मॉल n इंटू भी, और स्मॉल n का मतलब क्या है, एरिया इंटू लेंथ। मतलब इसके जगह पे हम क्या डालेंगे, यहाँ वेक्टर दे देते हैं हम लोग, इसके जगह पे हम डालेंगे स्मॉल n a l q और यहाँ पे v d क्रॉस b। ये है हमारा टोटल फोर्स। अब थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सिंपल सा रिलेशन कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जब चार्ज E हो तो एन ई ए वी डी, और अगर जब चार्ज E के जगह पे Q होगा तो क्या होगा, एन क्यू वी डी। तो आप ध्यान से देखो एन क्यू वी डी है ना, यहाँ पे देखो एन क्यू वी डी, एन क्यू ए वी डी, एन क्यू ए वी डी, इसको मैं साइड कर देता हूं, एन क्यू ए वी डी साइड कर दिया, और एल के ऊपर यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया, ऐसे लिख दिया इसको। देखो ध्यान से, ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, करंट है। इसका मतलब आपने फाइनली ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। इसके जगह पे हम लिख रहे हैं आई, और यहाँ पे लिख रहे हैं एल क्रॉस बी। देख लो यहाँ पे कितना सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। अब ये फोर्स किस पे लग रहा है, उस वायर पे लग रहा है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। कितना लेंथ है उसका, एल लेंथ है। अब ये एल वेक्टर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एल वेक्टर। तो एल वेक्टर का मतलब है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर लेना है। मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा इसका, डायरेक्शन विल बी in the same direction of I। जिस डायरेक्शन में I है उसी डायरेक्शन में L वेक्टर होगा। ठीक है, कभी कभी छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम ऐसा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I dl क्रॉस B, ये वाला भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये dl का मतलब वही है जिस डायरेक्शन, मान लो छोटा सा वायर है यहाँ पे, dl इसमें करंट जा रहा है I, तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना फोर्स लगेगा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा डेरिवेशन था, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन था। हमने एक चार्ज पे फोर्स निकाल दिया, एक चार्ज पे हमने फोर्स निकाल दिया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फोर्स टोटल चार्जेस पे निकल गया। अब टोटल चार्ज फोर्स अगर आपको पता चल गया तो वायर पे कितना फोर्स लग रहा है वो आपको पता चल गया। अब ये कहां से आया, एकदम सिंपल सा चीज है, क्या है, स्मॉल m क्या, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्मॉल n इनटू v, v मतलब क्या, एरिया इनटू लेंथ। इसको उठा के हमने यहां डाल दिया। उसके बाद थर्ड चैप्टर में ये छोटा सा चीज हमने डाल दिया, I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, ई के जगह पे हम Q डाल दिए, मतलब इस पूरे को हम I लिख दिए, और वेक्टर हम L के ऊपर डाल दिया। I के ऊपर तो हम नहीं डाल सकते वेक्टर ना, इसलिए L के ऊपर हमने वेक्टर डाल दिया। तो यही है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इसका मैग्नीट्यूड। अभी तो हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है ना, अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं कैसे। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसा है, आई एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ऐसा है। ठीक है, या सिंपली आप ब्रैकेट नहीं रहेगा तब भी चलेगा, ये तो यहाँ पे सही लग रहा है देखने में, ऐसा है। अब ये बात यहाँ पे देखना है आप लोग को कि अगर इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आई एल बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। मैग्नेटिज्म में एक सिंपल सा चीज होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन अगर आपको आ गया मतलब पूरा मैग्नेटिज्म आपको आ गया। डायरेक्शन में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक ही बताता हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस उससे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट हैंड रूल, ये रूल वो रूल, दुनिया का 50 रूल आप पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा रूल आपको मैं समझाऊंगा, जो कि आप ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में। ठीक है, फिर भी आज मैं फिर समझाऊंगा यहाँ पे। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे हम लोग, कि सबसे पहला केस करेंगे हम लोग कि ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा। अब ये फोर्स मैक्सिमम होने के लिए आपको देखना है यहाँ पे कि ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा।
साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1। कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, जिसको हम रेडियन में π/2 बोलते हैं। इसका मतलब है अगर मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में आपका IDL वेक्टर है या IL वेक्टर है, तो इनके बीच में देखो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा ना, किस डायरेक्शन में लगेगा उसके लिए आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। लेकिन जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स ना, वो हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तब लगता है। ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो मतलब उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, मैक्सिमम के केस में F = ILB, मतलब ये वाला ही फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम पे चलता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू मैक्सिमम में हम क्या 90 ही लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हमने कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स तो आप कहीं से भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है ILB, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 लोगे, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स ILB हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कंडीशंस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा जीरो कब होगा, इसकी कंडीशन हम लोग करेंगे। कब जीरो होगा बताओ, तो इसके लिए सबसे पहला केस है, मान लो I जीरो हो गया, नहीं मतलब एक वायर आपने ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया है और वायर में कोई करंट ही नहीं जा रहा है, और वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, करंट की वजह से ही तो फोर्स लग रहा था ना। अब कोई करंट ही नहीं जाएगा तो फोर्स कहां से लगेगा। इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा वायर जो करंट कैरी नहीं हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड केस में L को जीरो करना तो बेवकूफी हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड केस में क्या है, B जीरो हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है भाई। क्या है यहाँ पे, मान लो फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लो क्लास में अगर टीचर होते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो टीचर का एक अपना फील्ड होता है। टीचर ही नहीं हो तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि बिना टीचर के प्रेजेंस में मतलब पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन ऐसा तो जनरली नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। ये एकदम बेकार कंडीशन है। थर्ड वाला कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए। कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। थीटा का वैल्यू 0 का मतलब है L वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल है ना, पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे 180 मतलब L वेक्टर एंड B वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, एंटी पैरेलल, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक वायर है उसी डायरेक्शन में, और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में L वेक्टर होता है। इस केस में क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस वायर में वो नहीं लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में मतलब थीटा 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री होने से क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाता है। एंटी पैरेलल के केस में मतलब भैया अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर है आपका, एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो L वेक्टर ऐसा हो गया। इस केस में थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, मजा आ रहा है आपको, एकदम सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होता है, जब IDL वेक्टर करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने से मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। कितना वैल्यू होता है, ILB, I मतलब करंट, L का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, और जीरो कब होता है, एकदम सिंपल है, क्या है, when थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, यही याद रखना। I0 B0 वाला मत बोलना किसी को, लोग हंसेंगे भैया करंट की वजह से और फील्ड की वजह से ही लग रहा है वहां फोर्स, उनके जीरो होने से तो हम बात ही नहीं करेंगे। क्या हम यहाँ इंपॉर्टेंट है, हाँ वो है, आई का वैल्यू भी कुछ है, बी का भी वैल्यू कुछ है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे
तो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स हमने देख लिया। अब बात आता है यहाँ पे डायरेक्शन का। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स जो है क्रॉस प्रोडक्ट है एल वेक्टर और बी वेक्टर का। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया आपको, अगर नहीं देखे हो तो जाके उसको देखो आप। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो मान लो अगर ये सी वेक्टर आता है, तो दिस सी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब यहां जो फोर्स है ये एल वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, समझ गए? ये है हमारा डायरेक्शन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, द प्लेन कंटेनिंग, है ना, द प्लेन कंटेनिंग कौन सा एल वेक्टर एंड बी वेक्टर मिलके जो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एल और बी मतलब एल वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, मान लो एक्स वाई प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर मतलब along द जेड एक्सिस हो सकता है। ठीक है, अगर एल और बी वेक्टर मान लो वाई जेड प्लेन में है तो along द एक्स एक्सिस हो सकता है, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन कंटेनिंग द एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए आप लोग? चलो, इसका मतलब अगर गलती से आपको कोई पूछ दिया, मान लो गलती से आपको कोई पूछ दिया कि ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स और ये है हमारा एल वेक्टर, वैल्यू बताओ, जीरो बोलोगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमें पता चला कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट से। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इस बार आ गया मैग्नेटिक फोर्स डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स, देख लो यहाँ पे, देख लो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया क्या? वेरी गुड। समझ में आना चाहिए यार आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे चलिए। हम लोगों ने डायरेक्शन समझ लिया। अब हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, अब ये हमारा टॉपिक है। हाउ टू, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है यहाँ पे समझो। मान लो एक वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे चिड़िया, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ऐसे क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इस प्लेन के ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है अंदर। अब ये है हमारा वायर में मतलब एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे, इस प्लेन में है एल वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है? ऐसे जा रहा है। इन प्लेन मतलब इनटू द है। मतलब ध्यान से समझो, हमारे पास दो मार्कर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीन मार्कर है, बहुत सारे मार्कर है। इस रेड मार्कर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, और आईडीएल किधर है? देख लो यहाँ पे किधर है, ऐसे रख दिया। देखो यहाँ पे ये ब्लैक वाला मार्कर जो है एल वेक्टर के डायरेक्शन में है, और ये रेड वाला जो मार्कर है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, बोर्ड के अंदर। देखो अब ये हमारा प्लेन है आईडीएल, और बी वेक्टर का ये हमारा प्लेन है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए। अब ये प्लेन कौन सा है? ये हमारा प्लेन है। अब आईडीएल से एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ हम ऐसे रोटेट करेंगे स्क्रू को, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये कैसा रोटेशन हो रहा है? देखो कैसा रोटेशन हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उस प्लेन के हमेशा ऊपर आता है और टू द प्लेन, और क्लॉकवाइज होता है तो इन टू द प्लेन। जो भी प्लेन है पहले उसको आप देखो कौन सा प्लेन है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन। अब आपको कहां से कहां क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एल वेक्टर से बी, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा आपको, ऐसे जा रहे, ये हमारा प्लेन है। जब भी ऐसे जाओगे तो स्क्रू को जब ऐसे रोटेट करते हो तो ऊपर जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। इसका मतलब है इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो यार, जरूर आया होगा। अब अगर मैं बोलता हूं आपको, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलता हूं एक और वायर है, लो बेटा एक और वायर है, ये वायर में जो करंट है वो इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। अब बताओ, तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने चेंज किया क्या? नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने नहीं चेंज किया, किसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया? करंट पहले राइट में जा रहा था, अब करंट किधर जा रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट में जा रहा है तो एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया। एल वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो जब भी किसी दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन आप उल्टा कर देते हो, जब कभी भी किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन आप उल्टा कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। नोट करके लिख लो, है ना? जब भी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो पहले वाला फोर्स जो है ऊपर लग रहा था, अब जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स बोलो, नीचे लगेगा। बस हो गया, काम खत्म। समझ रहे हो? किसी भी एक वेक्टर को अगर उसका डायरेक्शन आप रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो जाएगा। किसी भी, अगर मैं बोलता हूं एक और अभी एग्जांपल आपको देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो मैग्नेटिक फोर्स पहले क्या था? क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अब अभी डॉट 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 है। डॉट का मतलब क्या होता है? ऑल टू द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आपके फेस की तरफ, कैमरे की तरफ, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर बाहर आ रहा है। अब यहां पे वायर ऐसे है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, देखो ध्यान से, करंट जो है वो राइट जा रहा है। अब करंट राइट जा रहा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया। किसका डायरेक्शन चेंज किया? फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया। फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पहले फोर्स ऊपर लग रहा था तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। देख लिए? और अगर मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाने से, देखो करंट ऐसे जाने से फील्ड अंदर रहने से फोर्स नीचे लग रहा था, तो फील्ड अब बाहर आ रहा है तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। देख लो बेटा, अच्छे से समझ लो, यहाँ पे अच्छे से समझ लो। ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, नहीं तो आपको एक का डायरेक्शन मैंने निकाल दिया इसका, उसके बाद सब का डायरेक्शन अपने आप निकल जा रहा है। चलो हम एक बार चेक करते हैं कि सही में हमारा सही आया या गलत आया। इस केस में हम चेक करते हैं। रेड मार्कर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको किधर रख रहा हूं? इनटू द प्लेन, बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। अब बोर्ड के अंदर जा रहा है, एल वेक्टर देखो कैसे है, ऐसे है, जिधर करंट उधर, देखो ऐसे है। अब एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आपको जाना है, ऐसे। तो ये आपका प्लेन है, दिस इज योर प्लेन। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो उधर या तो इधर। तो आप एल से बी जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो देखो क्लॉकवाइज जा रहे हो ना। अब क्लॉकवाइज जाने से मैग्नेटिक किधर होगा? फोर्स होगा किधर होगा? क्लॉकवाइज जाने से इनटू द प्लेन होता है, नीचे। मतलब देखो फोर्स नीचे आया कि नहीं आया? ऐसे भी आया। और कैसे आया? हमारा कॉमन सेंस से भी आया कि करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, एक का डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स रिवर्स, ऊपर लग रहा था तो नीचे लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे इस बार मैंने करंट का डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, करंट यहां राइट था, यहां पे भी राइट था, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया। फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करने से फोर्स का डायरेक्शन पहले ऊपर लग रहा था वो भी रिवर्स हो गया। करंट का डायरेक्शन रिवर्स, देखो करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, फोर्स ऊपर। एकदम सिंपल है। ये भी आप कर सकते हो कि फील्ड को आपके फेस की तरफ देखो, रेड आइडियल ऐसे, देखो यहाँ पे आइडियल ऐसे। अब ये हमारा प्लेन हो गया, दिस इज योर प्लेन। अब आई से डीएल आओ ऐसे, क्लॉकवाइज जाने से क्या होता है? इनटू द प्लेन, देखो नीचे। समझ रहे हो आप लोग? एकदम सिंपल है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ही आपको सेंस चाहिए, सब कुछ आप कर लोगे।
वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं समझा समझा कि ये रूल वो रूल, हाथ वाथ उठा देते हैं, भाई टूट जाएगा हाथ। नहीं, कैसे कैसे रखोगे आप हाथ को, सिंपली देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस। और प्लेन देखो, प्लेन कौन सा है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, चाहे उधर या इधर। क्लॉकवाइज हुआ तो बाहर, सॉरी इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाहर, एकदम सिंपल है। यही था हमारा डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं, यही था। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक और बताता हूं यहाँ पे। चलो अभी तो हमने कर दिया। अच्छा यहाँ पे बोलता हूं कि मान लो ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और एक वायर है बेटा, ऐसे रखा हुआ है वायर जिसमें करंट ऊपर ऐसे जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ। करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो बोलेगा सर अभी आप मजाक कर रहे हैं, आपने क्या किया, करंट को आपने ऐसे रखा तो बोला कि फोर्स ऊपर लग रहा है ऐसे। अब सर आपने करंट को ऐसे कर दिया, ऐसे रख कर दिया, वायर को आपने ऐसे कर दिया ना, इसको उठा के ऐसे कर दिया, तो उठा के ऐसे कर दिया तो फोर्स भी इधर लगेगा ना, मजाक क्यों कर रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हो। ये निकाल दिए, नोटबुक को पलट दोगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं, नोटबुक को पलट दोगे ऐसे करके, ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे दिखेगा, तो ये किधर दिखेगा, फोर्स इधर। इसका मतलब अगर एक डायरेक्शन आप निकालते हो तो उसको घुमा घुमा के आप आराम से कर लेते हो। नहीं तो आपके पास रूल तो है ही है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने रख दिया। अब ये आइडियल हो गया, तो प्लेन कौन सा हो गया, दिस इज द प्लेन, ये है प्लेन। अब आई से डीएल हम देखो, डीएल से हम बी जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो हम कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आउट टू द प्लेन, आउट टू द प्लेन, इधर देखो आया फोर्स, है ना। नहीं तो एक डायरेक्शन आप निकाल के उसी को आप घुमाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन हम इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां समझो आप, एनसीईआरटी का है, सिंपल सा है, बहुत बहुत प्यारा है कि एक वायर है जिसका मास m है और लेंथ l है, इसको इसमें करंट ऐसे जा रहा है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ऐसे, और ये हवा में ऐसे लटका हुआ है, ये वायर हवा में ऐसे लटका हुआ है। तो हवा में लटकना मतलब इक्विलिब्रियम में हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नीचे एक जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, किसी भी बॉडी का अगर मास m होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों ने सीखा है, तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि करंट I अगर इधर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़ा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ILB, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, आइडियल और बी के बीच में, आइडियल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो थीटा 90 है, नहीं तो यहाँ पे साइन 90 डालोगे तो ILB आएगा। अब इस केस में अगर ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम लिख देंगे ILB, यहाँ लिख देंगे mg। अब यहाँ पे देख लो, g को छोड़ के सब अननोन, 1 2 3 4, 4 अननोन है, कोई भी एक दिया रहेगा, मतलब 2 3 दिया रहेगा, एक आपको फाइंड करना रहेगा, आराम से आप कर सकते हो, देख लेना, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है। यही था मैग्नेटिक फोर्स, ओके, समझ गए आप लोग, समझ गए। इतना ही सिंपल सा टॉपिक आज मैं आपको सिखाने आया था। किसी भी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। कब लगेगा कब नहीं लगेगा फोर्स, जब थीटा का वैल्यू देख लेना, 0 डिग्री और 180 नहीं होना चाहिए बस, बाकी हर केस में फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी बस आप कॉन्सेप्ट करते जाइए, हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।